हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम बंधु में हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम जनरल साइंस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो आपके आने वाली रीट एग्जाम्स, सीईटी और जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर जनरल साइंस पूछी जाती है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरल साइंस की पहली क्लास में आज हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इसी टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज हम प्रथम क्लास में जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनकों की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान आखिर कहते किसे हैं। वैसे आप सब जानते होंगे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीवधारियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवधारी में सभी सजीव आगे, चाहे पेड़ पौधे, जंतु, पादप, सब कुछ चीजें जो भी सजीव है उन सभी का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब बात करें जीव विज्ञान जो शब्द है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो बायोलॉजी जो शब्द है वो सन 1801 में, कब? सन 1801 में दो जीव वैज्ञानिक थे। एक का नाम था लेमार्क, आपने सुना ही होगा, और एक का नाम था वो था टूवीरेनस। क्या नाम था? टूवीरेनस। इन दो वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। ये जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क और टूवीरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया था। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये कुछ सामान्य बातें थी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों का अध्ययन किया जाता है उनको जानते हैं। यानी अध्ययन की दृष्टि से जीव विज्ञान को कई सारे भागों के अंदर बांट रखा है जिसमें अलग अलग चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहला है वो है आपका सेरिकल्चर। कौन सा है? सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर के अंदर रेशम कीट पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधित? रेशम कीट पालन से संबंधित जो अध्ययन है उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। साथ साथ में जो महत्वपूर्ण है उनको मैं स्टार लगाता भी जाऊंगा, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। दूसरा है आपका पीसी कल्चर। क्या है? पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर के अंदर मछली पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधित? मछली पालन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका एपीकल्चर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एपीकल्चर। तो एपीकल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधित? मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन की शाखा को एपीकल्चर कहा जाता है। यह भी विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका हार्टिकल्चर। क्या है? हार्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो उद्योगों और बागवानी में फलों और सजावटी पुष्पों का जो अध्ययन है, फलों और सजावटी पुष्पों का जो अध्ययन है उसे कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। उद्यानों और बागवानी यानी बगीचों के अंदर फलों और सजावटी पुष्पों के अध्ययन की जो शाखा है उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अगला है विटीकल्चर। क्या है? विटीकल्चर। तो अंगूर के संवर्धन में जो अध्ययन किया जाता है, अंगूर का संवर्धन का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है विटीकल्चर। अगला है आपका ऑर्थोलॉजी। ये तो आप सबने सुना भी होगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी होता है हड्डियों के जॉन्स संधियों का अध्ययन, यानी हड्डियों से संबंधित जो अध्ययन है उसको बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। हड्डियों के जॉइंट्स जो होते हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन है उसको बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। आगे बढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? अस्थियों का अध्ययन। देखो, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। और अस्थियों का अध्ययन, बोन का अध्ययन है वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। दोनों के अंदर फर्क है। ठीक है, अगला है कॉन्ड्रियोलॉजी। कौन सा है? कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी क्या होता है? उपास्थियों का अध्ययन। क्या होता है? उपास्थियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है कॉन्ड्रियोलॉजी। अगला है मायोलॉजी। मायोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? मांसपेशियों का जो अध्ययन है उसे कहते हैं मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला है एंजियोलॉजी। क्या है? एंजियोलॉजी। तो रुधिर वाहिनियों का जो अध्ययन है उसे कहते हैं एंजियोलॉजी।
रुधिर वाहिनियों के अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हेमेटोलॉजी, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले आप। हेमेटोलॉजी, रक्त का जो अध्ययन है उसे कहते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त संबंधी अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किसे कहते हैं? हृदय से संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय से संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? पौधों की बाह्य रचना और आकार का जो अध्ययन है, पौधों की बाह्य रचना और उसके आकार का जो अध्ययन है उसे मॉर्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंदर समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला है टैक्सोनॉमी। पौधों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण का जो अध्ययन है उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। पौधों की पहचान, पौधों का नामकरण और वर्गीकरण का जो अध्ययन है उसे कहते हैं नामकरण, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। अगला है पैलियोंटोलॉजी। क्या है? पैलियोंटोलॉजी। तो पादप और जंतु जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है पैंटियोलॉजी। क्या कहा जाता है? पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। अगला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी ये है शैवाल का अध्ययन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फाइकोलॉजी है शैवाल का अध्ययन। फिर है माइकोलॉजी, ये है कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला है आपका ब्रायोलॉजी। क्या है? ब्रायोलॉजी। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है ब्रायोलॉजी। फिर है टेरिडोलॉजी। क्या है? टेरिडोलॉजी। तो टेरिडोफाइट्स का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं टेरिडोलॉजी। फिर है अगला वायरोलॉजी। कौन सा? वायरोलॉजी। तो विषाणुओं का जो अध्ययन कर लिया जाता है उसे कहते हैं वायरोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन की शाखा को कहते हैं वायरोलॉजी। अगला है बैक्टीरियोलॉजी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बैक्टीरियोलॉजी यानी कि बैक्टीरियाओं का अध्ययन, जीवाणुओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। अगला है लाइकेनोलॉजी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है लाइकेनोलॉजी यानी लाइकेन का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं लाइकेनोलॉजी। अगला है आपका पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी के अंदर पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। फिर है स्पर्मेलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेलॉजी, स्पर्मोलॉजी के अंदर बीजों का अध्ययन किया जाता है। फिर है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? फलों के अध्ययन की जो शाखा है उसे कहते हैं पोमोलॉजी। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि पोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो फलों के अध्ययन से संबंधित है आपकी पोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किससे संबंधित है? पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों के अध्ययन से संबंधित है एंथोलॉजी। फिर है एग्रोस्टेचोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी, तो जो एग्रोस्टोलॉजी है वो संबंधित है घासों के अध्ययन से। फिर है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी संबंधित है वृक्षों के अध्ययन से संबंधित। डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है। फिर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी शब्द है यह संबंधित है वृक्षों की आयु के अध्ययन से संबंधित। वृक्षों की आयु के अध्ययन से संबंधित शब्द है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र यानी हमारे मस्तिष्क के कार्यों और संरचना का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर ले न्यूरोलॉजी। आगे बढ़ते हैं एनाटॉमी। तो जो एनाटॉमी है वो संबंधित है पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है एनाटॉमी। ठीक है, ये यहां पर गलती से कुछ प्रिंट हुआ है। ये कौन सी शाखा है? एनाटॉमी। एनाटॉमी शाखा है वो किससे संबंधित है? पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित। फिर है आपकी उत्तक विज्ञान, किससे संबंधित है? उत्तकों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है जीरेंटोलॉजी। तो जो जीरेंटोलॉजी शब्द है वो आयु के साथ साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। जीरेंटोलॉजी जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे जीवों में होने वाले परिवर्तन का जो अध्ययन की शाखा है वो है जीरोंटोलॉजी। फिर है आपका ओरिकल्चर। ओरिकल्चर भी महत्वपूर्ण है, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है ओरिकल्चर में। फिर है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के अंतर्गत पैतृक गुणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन किया जाता है, यानी आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है आनुवांशिकता में। ये तो आप सबको पता ही होगा। अगला है उद्दीविकास।
उद्दीप विकास का जो संबंध है वो है सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन। उद्दीप विकास किससे संबंधित है? सजीवों के विकास प्रक्रम के अध्ययन से संबंधित है। अगला है आपका ऑन्कोलॉजी। क्या है? ऑन्कोलॉजी। तो पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। अगला है मिलेनोलॉजी। क्या है? मिलेनोलॉजी। तो जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है मिलेनोलॉजी में। अगला है जिम्नोलॉजी। तो जिम्नोलॉजी के अंतर्गत अनावर्त बीजी पादपों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है? अनावर्त बीजी पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिर है हिस्टोलॉजी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तकी कहते हैं या हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत उत्तकों की विस्तृत संरचना का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। ठीक है। फिर है जाइमोलॉजी। तो किण्वन से संबंधित जो अध्ययन है वो किया जाता है जाइमोलॉजी में। फिर है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी के अंतर्गत केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है? केंद्रक का अध्ययन किया जाता है कैरियोलॉजी के अंतर्गत। फिर है फोटोबायोलॉजी। क्या है? फोटोबायोलॉजी। तो जीवों पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है फोटोबायोलॉजी में। अगला है ट्राउमेटोलॉजी। तो ट्राउमेटोलॉजी के अंतर्गत घावों का अध्ययन किया जाता है। फिर है माइक्रोबायोलॉजी। यह भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के विभिन्न जातियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? एथनोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के विभिन्न जातियों का अध्ययन किया जाता है। फिर है गायकेनोलॉजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गायकेनोलॉजी स्त्रियों के रोगों का अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है गायकेनोलॉजी में। फिर है पीडियाट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। पीडियाट्रिक्स शाखा के अंतर्गत बच्चों से संबंधित चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बच्चों से संबंधित चिकित्सा विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है पीडियाट्रिक्स में। अगला है डर्मेटोलॉजी। क्या है? डर्मेटोलॉजी। तो त्वचा और उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। फिर है ऑफ्थेल्मोलॉजी। क्या है? ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत आंख और उनके रोगों का अध्ययन किया जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑफ्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत ऑफ्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत आंख और उनके रोगों का अध्ययन किया जाता है। फिर है अगला ओडोनियोलॉजी। कौन सा है? ओडोनियोलॉजी। ओडोनियोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। या ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों यानी सांपों का अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से तैयार रखने हैं। कौन कौन से? माइक्रोबायोलॉजी, एथनोलॉजी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी और ओडोंटोलॉजी और ऑफियोलॉजी। ठीक है। ऑफियोलॉजी विशेषकर ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फिर है एक्थियोलॉजी। एक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। फिर है एंटोमोलॉजी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर है इक्यूनोलॉजी। इक्यूनोलॉजी ये इम्यूनोलॉजी है। क्या है? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान का। ये तो आप सबको पता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र। तो इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका राइनोलॉजी। तो राइनोलॉजी के अंतर्गत नाक की संरचना और नाक के रोगों का अध्ययन किया जाता है राइनोलॉजी के अंतर्गत। फिर है लिथोफाइटोलॉजी। कौन सा है? लिथोफाइटोलॉजी। तो लिथोफाइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है चट्टानों पर उगने वाले पादपों का। ठीक है। अगला है नियोनेटोलॉजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नियोनेटोलॉजी के अंतर्गत नवजात शिशुओं का अध्ययन किया जाता है। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है नियोनेटोलॉजी। अगला है टेटोलॉजी। टेटोलॉजी के अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। फिर है हाइड्रोनिक्स। क्या है? हाइड्रोनिक्स। हाइड्रोनिक्स के अंतर्गत बिना मिट्टी के जल में पादपों के संवर्धन का विज्ञान। बिना मिट्टी के जल में पादपों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोनिक्स में। फिर है एक्टिनोथेरेपी। एक्टिनोथेरेपी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? विकिरणों के द्वारा रोग के इलाज का अध्ययन।
विकिरणों के द्वारा विभिन्न रोगों के इलाज का जो अध्ययन है वो किया जाता है एक्टिनोथेरेपी के अंतर्गत। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओकोनोलॉजी। कौन सा है? ओकोलॉजी या ओंकोलॉजी। तो जो ओंकोलॉजी शब्द है वो संबंधित है कैंसर संबंधी अध्ययन से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ओंकोलॉजी किससे संबंधित है? तो कैंसर संबंधी जो अध्ययन है वो किया जाता है ओंकोलॉजी के अंतर्गत। अगला है आपका यूथेनिक्स। यूथेनिक्स के अंतर्गत अच्छे पालन पोषण द्वारा आधुनिक पीढ़ी में सुधार का अध्ययन किया जाता है। फिर है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स के अंतर्गत जीनों में फेरबदल द्वारा पीढ़ी में सुधार का अध्ययन किया जाता है यूफेनिक्स के अंतर्गत। फिर है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के अंतर्गत आनुवंशिक नियमों के आधार पर आने वाली पीढ़ी में सुधार का अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है यूजेनिक्स में। फिर है सांख्यिकी। तो जैविक क्रियाओं और उनके परिणामों का सांख्यिकी अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है बायोमेट्रिक्स में। किसमें किया जाता है? बायोमेट्रिक्स में अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है जैविक क्रियाओं तथा उनके परिणामों का सांख्यिकी अध्ययन। वही बात है बायोमेट्रिक्स की, इसका मतलब भी वही है, जैविक समस्याओं को ज्ञात करने हेतु सांख्यिकी का उपयोग। फिर है आपका भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। तो पादपों की जनन क्रिया में युग्मकों का निर्माण, निषेचन और भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। फिर है पूरा वनस्पति विज्ञान, ठीक है, प्लेओबोटनी। पूरा वनस्पति विज्ञान प्लेओबोटनी के अंतर्गत पादपों के जीवाश्म बनने, उनकी बाह्य तथा आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिर है आपका कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की आंतरिक संरचना, कार्य और गुणन का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का जो संपूर्ण अध्ययन है वो किया जाता है कोशिका विज्ञान के अंतर्गत, जिसे साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। फिर है पादप शरीर क्रिया विज्ञान। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, तो इसमें पादपों की समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आपकी पादपों की समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है प्लांट फिजियोलॉजी में। फिर है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान को कहते हैं पेडोलॉजी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है मृदा विज्ञान। तो मृदा विज्ञान पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा के निर्माण, मृदा की संरचना, अपसरण और संरक्षण संबंधी समस्त चीजों का अध्ययन किया जाता है। फिर है आपका पारिस्थितिकी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत जीवधारियों तथा उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी, ठीक है, जिसमें जीवधारियों का पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये थी विज्ञान की, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी है, वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। आगे बढ़ते हैं, जीव विज्ञान के जो शाखाएं हैं, जो प्रमुख शाखाएं हैं, उनके जनक कौन कौन से हैं। वैसे इनकी चर्चा हम कर चुके हैं कि जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी जो शब्द है वो बायोस यानी जीवन और लाइफ यानी लोगोस यानी कि अध्ययन, यानी इसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवन का अध्ययन किया जाता है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और टूवीरेनस ने 1801 में किया था। और अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके जनक के नाम, इनसे भी कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है। वैसे सबसे पहला प्रश्न है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है, ये तो आप सबको वैसे पता ही होगा। अगला है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्ट को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। फिर है प्लैंटोनोलॉजी, जीवाश्मिकी का जनक कहा जाता है लियोनार्डो डी विंसी को। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। जीवाश्मिकी का अध्ययन की जो जनक है वो किसे कहते हैं? लियोनार्डो डी विंसी को कहते हैं। अगला है सुजननिकी का जो जनक है वो कहते हैं एफ गॉल्टन को। किसको कहते हैं? एफ गॉल्टन को, यह भी पूछा गया है। फिर आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक। अगला है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को, जिसने सर्वप्रथम सेचक के टीके की क्या की थी? खोज की थी।
फिर आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? आप सबको पता है, ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। फिर आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहते हैं टी.एच. मॉर्गन को। वैसे ये तो आपको याद होगा, आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहते हैं, लेकिन आधुनिक आनुवांशिकी पूछे तो आपको याद रखना है टी.एच. मॉर्गन। अगला है कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आप सबको पता है, रॉबर्ट हुक को, ठीक है, जिसने सर्वप्रथम 1665 में मर्त कोशिका की खोज की थी। फिर वनस्पति चित्रण का जनक किसे कहते हैं? क्रेटियस को। किसे कहते हैं? क्रेटियस को। फिर प्लांट एनाटोमी, पादप शारीरिकी का जनक किसे कहते हैं? एन ग्यू को। किसे कहते हैं? एन ग्यू को। फिर है जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक, जूलॉजी का जनक कहते हैं अरस्तु को। यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? यह कहते हैं लिनियस को। यह काफी इंपॉर्टेंट है। फिर चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन का जनक किसे कहते हैं? ये कहते हैं हिपोक्रेट्स को। किसे कहते हैं? हिपोक्रेट्स को मेडिसिन यानी कि चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। फिर है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का जनक कहते हैं मार्सेलो मेल्पिजी को। किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी का जनक कहते हैं मार्सेलो मेल्पिजी को। अगला है उत्परिवर्तन सिद्धांत का जनक, यह काफी इंपॉर्टेंट है। उत्परिवर्तन सिद्धांत का जनक कहा जाता है ह्यूगो डी ब्रीज को। ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है, या कहीं पर लिखा होगा बीज। ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है उत्परिवर्तन सिद्धांत का जनक। फिर तुलनात्मक शारीरिकी का जनक किसे कहते हैं? तो तुलनात्मक शारीरिकी का जनक कहते हैं जी क्यूवियर को। किसे कहते हैं? जी क्यूवियर को। फिर कवक विज्ञान का जनक माइकोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? इसे कहते हैं माइकेली को। किसे कहते हैं? माइकेली को कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी का जनक कहते हैं। फिर पादप कार्यरिकी, पादप कार्यरिकी का जनक कहते हैं स्टीफन हेल्स को। किसे कहते हैं? स्टीफन हेल्स को। अगला है जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोलॉजी का जो जनक है वो कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है लुई पाश्चर को। लुई पाश्चर को माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ईज दे बुटलर को कहते हैं। किसे कहते हैं? ईज दे बुटलर को भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। फिर भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहते हैं आर.एस. कश्यप को। किसे कहते हैं? आर.एस. कश्यप को। फिर भारतीय पारिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? आर. मिश्रा को कहते हैं इंडियन इकोलॉजी का जनक। अगला है भारतीय शैवाल विज्ञान, इंडियन जो फाइकोलॉजी है, इंडियन फाइकोलॉजी का जनक कहते हैं एम.ओ.ए. आयंगर को। किसे कहते हैं? एम.ओ.ए. आयंगर को इंडियन फाइकोलॉजी का जनक कहते हैं। और आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं वॉन बेयर को। किसे कहते हैं? वॉन बेयर को आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके जनक का अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं वो अच्छे से आप नोट डाउन कर ले और उनको अच्छे से याद कर ले। अगली क्लास में हम इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक बार और अच्छे से रिवीजन हो जाए। उम्मीद करता हूं मेरी ये मेहनत और क्लास आपको लिए उपयोगी साबित होगी। तो यदि आपको मेरी मेहनत और ये क्लास पसंद आई है तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।